दोस्तों कैसे हैं आप लोग। सो लेट्स बिगिन विद 19 जून का एनालिसिस। तो पहला आर्टिकल है जीएस पेपर 2 से रिलेटेड सिविल सर्विसेज बोर्ड। ठीक है, तो क्या हुआ कि 2013 के आसपास ये आया था कि एक जो हर स्टेट है उसे अपना अपना सिविल सर्विसेज बोर्ड करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया था स्टेट्स को कि भाई अपना एक सिविल सर्विसेज बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट करो। ठीक है, उसका काम क्या होगा कि वो ओवरसी करेगा रिलेटेड टू ट्रांसफर्स एंड पोस्टिंग्स ऑफ द आईएएस ऑफिसर्स इन द स्टेट। ठीक है, क्योंकि पहले ये सरकार के अंदर जो भी स्टेट गवर्नमेंट्स थी उनकी जुरिस्डिक्शन में होता था, तो उस मोनोपोली को ख़त्म करने के लिए उन्होंने कहा कि जो सिविल सर्विसेज बोर्ड है उसे कॉन्स्टिट्यूट करो, जिसमें सिविल सर्विसेज ही मेंबर्स होंगे, जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के होंगे, ऑफिसर्स होंगे, तो वो ओवरसी करेंगे तो वो बेहतर रहेगा क्योंकि वो पॉलिटिकली अलूफ होंगे इस चीज़ से। पंजाब ने पहली ऐसी पंजाब ने 3 मेंबर सिविल सर्विसेज बोर्ड सोचा है कंडक्ट करने को, कॉन्स्टिट्यूट करने को। पहले ये ऑलरेडी हरियाणा में भी हो चुका है बट दैट्स मियरली ऑन पेपर। पंजाब गवर्नमेंट ने इसको कॉन्स्टिट्यूट किया है। अपोजिशन क्यों है इस मूव को लेकर? तो ऑब्वियसली जब एक जगह से पावर जाती है तो दिक्कत तो होती है, तो स्टेट गवर्नमेंट को लग रहा है कि उनकी पावर्स जा रही हैं एंड ये प्रोरोगेटिव ऑफ द स्टेट होना चाहिए, मतलब स्टेट का अधिकार होना चाहिए उनको अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफ़र करने का। ठीक है, एंड दे से इफ द टर्म इज फिक्स इट विल नॉट क्रिएट फंक्शनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स बट ऑल्सो ओवरस्टेप द अथॉरिटी एंड जुरिस्डिक्शन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। तो इस बोर्ड ने जो सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में क्या बोला था कि अगर किसी आईएएस ऑफिसर को किसी स्टेट में आप ट्रांसफ़र कर रहे हो, किसी और जगह ट्रांसफ़र कर रहे हो, तो उसको वहाँ मिनिमम 2 साल के लिए रहना पड़ेगा। ठीक है, मतलब 2 साल से पहले आप उसकी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। आई होप आपने अशोक खेमका जी के बारे में भी तो पढ़ा ही होगा। ही इज़ ऑल्सो एन आईएएस ऑफिसर ऑफ सम 1990s के बैच के ही हैं। ठीक है, तो उनके बारे में ही मतलब उनका आई थिंक अभी 27 ईयर्स का करियर हुआ होगा एंड जिसमें उनकी 40 प्लस ट्रांसफ़र्स हो चुकी हैं। सो दिस शोज़ कि अगर स्टेट्स को आपका काम पसंद नहीं आ रहा, अगर आप उनकी चमचागिरी नहीं करें टू बी वेरी प्रिसाइज, तो वो आपकी ट्रांसफ़र कर देते हैं। सो दिस इज़ द थिंग। इसके रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि 2013 में कि अगर आप किसी को भी ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो 2 साल के लिए उसकी वहाँ पे वो परमानेंटली स्टे रहना चाहिए, उसके बाद ही आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो इसीलिए अपोजिशन है कि भाई स्टेट की पावर्स चली जाएगी, दिस शुड बी अ प्रोरोगेटिव ऑफ स्टेट एंड this will overstep the authority and jurisdiction of state government and ज़्यादा पावर्स दी जाएंगी उनको एंड बेसिकली बात यह है कि स्टेट के अंडर ये होना चाहिए। सो दिस इज़ द ओपोजिशन। सो व्हाट इज़ गवर्नमेंट आर्ग्यूमेंट इन इट्स फेवर? सरकार जो गवर्नमेंट की क्या फेवर में आर्ग्यूमेंट्स हैं? अगर फिक्स टेन्योर होगा तो वो बेटर एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड कर पाएंगे क्योंकि माँ के पेट से तो कोई करप्ट होके नहीं आता। इट इज़ ऑल द सिस्टम इन विच ही फील्स दैट मुझे या तो सिस्टम से के अनुसार ढलना पड़ेगा या उसके अगेंस्ट जाना पड़ेगा, तो इसीलिए करप्शन अकर्स। सो फिक्स टेन्योर से क्या होगा? सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर मिलेगा उनको। बेसिकली दे विल फील safe and try to stick to the rules instead of pleasing the political bosses and it says every official require 3 to 6 month की उनको सेटलमेंट रहना पड़ता है। ठीक है, सेटल होना पड़ता है 6 मंथ में, तो 3 से 6 महीना लग जाता है, तो 2 साल तो मिनिमम आपको वहाँ पे उनको रखना ही रखना पड़ेगा वेदर यू लाइक हिम और डोंट लाइक हिम। सो व्हाट इज सिविल सर्विसेज बोर्ड? टू इंसुलेट ब्यूरोक्रेसी फ्रॉम पॉलिटिकल इंटरफेरेंस एंड टू पुट एन एंड टू द फ्रीक्वेंट ट्रांसफर। सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में सेंटर को डायरेक्ट किया था और स्टेट्स को भी कि भाई आप एक सिविल सर्विसेज बोर्ड बनाओ जिससे आप कंसिडर कर सकते हो ट्रांसफ़र, जो कंसिडर करेगा और जो वर्डिक्ट देगा उसकी ट्रांसफर्स एंड पोस्टिंग्स कहाँ कहाँ होनी चाहिए। एज पर रूल्स ऑल स्टेट शुड हैव सिविल सर्विसेज बोर्ड जो इस सब चीज़ों के लिए डिसाइड करेगा। फंक्शंस क्या होंगी बोर्ड का? मैंडेट क्या होगा? टू डिसाइड ऑन द ट्रांसफर ऑफ सिविल सर्वेंट्स बिफोर कंप्लीशन ऑफ हिज और हर फिक्स टेन्योर। ठीक है, तो उसको डिसाइड करना पड़ेगा कहाँ ट्रांसफ़र करना चाहिए एंड एक एनुअल रिपोर्ट सिविल सर्विसेज बोर्ड को एनुअल रिपोर्ट भेजना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, और मतलब हर साल की जनवरी 1 को। सो सिविल सर्विसेज बोर्ड विल बी हेडेड बाय चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट्स। ठीक है, एंड सीनियर मोस्ट एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और चेयरमैन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू फाइनेंशियल कमिश्नर ऑन एन ऑफिसर ऑफ इक्विवेलेंट रैंक एज अ स्टेटस, मतलब इतनी रैंक का एज अ मेंबर होना चाहिए। तो जो हेड करेगा कौन? चीफ सेक्रेटरी। ठीक है, एंड सीनियर मोस्ट एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और चेयरमैन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू फाइनेंशियल कमिश्नर होना चाहिए एंड इन एडिशन इट विल हैव प्रिंसिपल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल इन द स्टेट गवर्नमेंट एज मेंबर सेक्रेटरी। तो आपको पता ही होगा डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जो कार्डर एलोकेशन वगैरह करते हैं। ठीक है, पेपर यूपीएससी कंडक्ट कराता है, उसके बाद डीओपीटी ये सारी चीज़ों को ओवरसी करता है, तो उसका भी एक मेंबर होना चाहिए। ठीक है, वहाँ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी होना चाहिए ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। सो आई होप वी आर क्लियर विद दिस सिविल सर्विसेज बोर्ड।
देन वाई बैनिंग ट्रेड विद चाइना विल हर्ट इंडिया मोर, ठीक है, अभी बोल तो रहे हैं सब अंकल जी, तोड़ तो रहे हैं चाइना के टीवी, तो ये बता रहे हैं कि आर्टिकल में कि भाई हमें ही ज़्यादा दिक्कत होगी अगर हमने ट्रेड बंद किया तो, ठीक है। एंड देखते हैं कैसे होगी। बॉयकॉटिंग चाइना इज़ नॉट ईजी एज डेटा फ्रॉम द की सेक्टर शो। सबसे पहले देखो मोनोपोली चाइना की स्मार्टफोन्स में, मार्केट साइज कितना है स्मार्टफोन्स का, 2 लाख करोड़ के आसपास, जिसमें शेयर कितना है चाइनीज प्रोडक्ट्स का, 72%, ऑल थैंक्स टू एम आई एंड Xiaomi के फ़ोन्स एंड मैनी अदर थिंग्स। टेलीकॉम इक्विपमेंट्स में मार्केट साइज 12,000 करोड़ का है हमारे यहाँ का, एंड शेयर ऑफ चाइनीज प्रोडक्ट्स 25%, ठीक है। ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स में देख लो आप 26%, इंटरनेट ऐप्स में देख लो, ठीक है, अब कोई भी ऐप होगी, मान लो टिकटॉक है, ठीक है, टिकटॉक नहीं तो म्यूजिकली ऐप होती है, ठीक है, एंड ये क्या कहते हैं वीडियो एडिटर हो गए कई कई तरीके के, तो ये चाइनीज़ ऐप होती हैं, तो इसमें चाइनीज़ का शेयर 66% है, ठीक है। सोलर पावर में 90%, यू कैन सी दैट, हम बोलते हैं इंडिजिनस करो, आत्मनिर्भर बनो, बट सी द थिंग, जिसमें सोलर पावर में हमें अपनी मोनोपोली दिखानी चाहिए, वहाँ शेयर ऑफ चाइनीज़ प्रोडक्ट 90% है। स्टील में कितना 18 to 20% है, फार्मा एंड एपीआईज में कितना है 60% है, ठीक है। तो जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स हैं हम मंगाते हैं दवाइयों के लिए, वहाँ से भी हम चाइना से बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट करवाते हैं। सो व्हेन बॉयकॉट चाइना पॉसिबल, ठीक है, जब पॉसिबल होगा जब भाई हम आत्मनिर्भर भारत जो स्लोगन दिया है उसको पूरा करेंगे, ठीक है, वोकल फॉर लोकल जिसे बोलते हैं, कि हम अपनी लोकल जगह से ज़्यादा चीज़ें प्रोक्योर करें रादर देन मोर एंड डिपेंडिंग मोर ऑन इम्पोर्ट्स। सो वाई इज़ चाइना चीपर, क्योंकि वहाँ पे चीप लेबर है, जैसे हमारे इंडिया में है, उन्होंने अपना जो लेबर है उसको स्किल्स प्रोवाइड किए हैं, उनको बेहतर प्लेटफॉर्म पे ले जाके उनकी जो स्किल्स है उसको यूटिलाइज़ किया है। हम अपने लेबर की कदर नहीं कर रहे, हमारे पास मैसिव ह्यूमन कैपिटल है जिसका अभी डेमोग्राफिक डिविडेंड को रीप नहीं किया जा रहा, तो वहाँ पे चीप लेबर है, प्लस दे आर स्किल्ड एंड दे आर एबल टू मैन्युफैक्चर दोज प्रोडक्ट्स। रॉ मटेरियल चीपर है वहाँ पे, ठीक है, वो क्या करते हैं बल्क में परचेज करते हैं और बल्क में प्रोडक्शन करते हैं। एफिशिएंट बिजनेस इकोसिस्टम है वहाँ पे, ठीक है, हर कंपोनेंट का अपना अपना मतलब काम है, डिस्ट्रीब्यूटर्स का अलग, मैन्युफैक्चरर्स का अलग, गवर्नमेंट एजेंसीज का अलग, ठीक है। बिजनेस लोन्स इजीली मिल जाते हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बिजनेस लोन्स इजीली मिल जाते हैं, इसीलिए वहाँ पे एनपीएस की प्रॉब्लम काफ़ी कम है, ठीक है। हमारे यहाँ पे ऐसे भाग जाते हैं पैसे लेके, पर वहाँ पे इजीली एक्सेसिबल मिल जाती है, क्योंकि उनको पता है वो उनका जो देश है वो बिजनेस के सहारे ही चल रहा है। Chinese factories have been criticized for lower compliance for health and safety. This is a drawback in which we shouldn't learn कि भाई उनकी जो फैक्ट्रीज हैं वो कंप्लाई नहीं करती हेल्थ एंड सेफ्टी, मतलब बेसिकली इंसान की कदर नहीं है वहाँ पे, वर्किंग आवर्स बहुत ज़्यादा हो जाते कई कई फैक्ट्रीज में, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन लॉज को भी वो अवॉइड नहीं करते। चाइनाज फॉलो वैल्यू एडेड टैक्स सिस्टम, इससे क्या होता है कि जब जब भी वो टैक्स इज एड चार्ज ओनली व्हेन वैल्यू एडेड टू अ प्रोडक्ट, अगर एक मटेरियल है, ठीक है, मान लो कार का पहिया है, ठीक है, अगर वो पहिया गाड़ी पे लगेगा तभी उसका पहिया अलग से है तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा, अगर गाड़ी में लगेगा या उसको मैन्युफैक्चर उस पर कुछ और डिज़ाइन कर रहे हैं तो उस पर टैक्स लगेगा, जिसे वैट कहते हैं। हमारे यहाँ तो अबॉलिश हो चुका है, जीएसटी आ चुका है, ठीक है, पर वैट जो स्टेट्स गवर्नमेंट कलेक्ट करती थी हमारे यहाँ वो अबॉलिश हो चुका है, ठीक है। एंड मोर ओवर क्या है, एक्सपोर्टेड गुड्स आर सब्जेक्टेड टू 0% वैट, अगर आप एक्सपोर्ट के लिए बना रहे हो तो आपको वैट ही नहीं देना पड़ेगा, तो वहाँ के लोग क्या इनकरेज होते हैं कि ओहो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में तो है ही नहीं यार वैट, चलो 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 हम एक्सपोर्ट करते हैं सामान, तो दिस इज़ द थिंग। तो वहाँ पे क्या होता है वो खुद कुछ अपने लिए बनाते हैं पर मेजरली वो चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं। तो वाई बॉयकॉट चाइनीज़ गुड्स, मोमेंट इज़ डिफिकल्ट इन इंडिया, सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेड डेफिसिट। तो हम अगर इंडिया एक्सपोर्ट टू चाइना, ठीक है, हम जो चाइना को भेज रहे हैं वो कितना है 16.7 मिलियन, ठीक है, जो चाइना से हमारे यहाँ आ रहा है वो है 70 मिलियन, सो यू कैन सी 53.6 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट है। अगर हम वहाँ से चीज़ें ही नहीं मंगवाएंगे तो हमारी पूर्ति कैसे होगी जब तक हम आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे, वरना तो हमें वही चीज़ किसी महंगे देश से मंगवानी पड़ेगी। सो इससे बेटर है हम अपना आत्मनिर्भरता दिखाएं जल्द से जल्द। सो प्राइवेट इंडियन कंपनीज विद चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट, ठीक है, तो जो चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट है इन द थिंग ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी बॉन्ड्स डिबेंचर्स जो कंपनीज इशू करती है वहाँ पे चाइनीज़ ने बहुत हैवीली इन्वेस्ट कर रखा है, ठीक है। एंड जो स्टार्टअप्स है उसमें भी चाइनीज़ गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा फंडिंग देती है, ठीक है। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 2015 से 2019 के बीच में 1.8 बिलियन से लेके 4 बिलियन तक बढ़ चुका है, ठीक है, तो अप्रॉक्स ये 2 टाइम्स बढ़ चुका है। एंड 18 ऑफ द 30 यूनिकॉर्न आर नाउ चाइनीज़ फंडेड, तो स्टार्टअप्स को में भी हैविली फंड करते हैं। चाइनीज़ डोमिनेंस इन इंडियाज़ डिजिटल मार्केट, क्योंकि जो टेलीकॉम सेक्टर है वहाँ पे इनकी बहुत ज़्यादा डोमिनेंस है, इन द केस ऑफ मोबाइल फ़ोन्स हो जाएंगे या मोबाइल ऐप्स हो जाएंगे तो इनकी काफ़ी डोमिनेंस है, ठीक है, अप्रॉक्स 66% जो मैंने आपको ऊपर दिखाया,
ठीक है, 50% ऑफ द टॉप ऐप डाउनलोड्स, ठीक है, तो विच इंक्लूड्स वेब ब्राउजर्स, ठीक है, ब्राउजर्स भी हैं क्योंकि जो MI वगैरह के फ़ोन उसमें इनबिल्ट ब्राउजर्स होते हैं, तो वेब ब्राउजर्स की फॉर्म में डेटा शेयरिंग एंड सोशल मीडिया एप्स, ठीक है। ब्लैंकेट बैन ऑन चाइनीज इंपोर्ट्स विल हर्ट ऑल स्मॉल बिजनेसमैन, क्योंकि ये चाइनीज़ ने हेविली इन्वेस्ट कर रखा है इन द फॉर्म ऑफ FDI, ठीक है, एंड जो वहाँ से चाइना से कुछ रॉ मटेरियल्स मंगवाते हैं, हमारे यहाँ के जो छोटे बिजनेसमैन हैं वो मंगवाते होते हैं, तो अगर उन पे हर जगह पे बैन लगा दिया जाएगा, सो दीज विल हर्ट देम मोर एंड हमारा MSME सेक्टर फर्दर डिग्रेड कर जाएगा। सो व्हाट कैन बी डन, अब कुछ तो सॉल्यूशन होगा। ये एस्टिमेट इंडिकेट किया जाता है, हमें ऐसी चीज़ें शॉर्ट लिस्ट करनी पड़ेंगी कि भाई इसको बैन कर देंगे तो हमारा काम चल जाएगा, हम इसमें आत्मनिर्भर हैं, ठीक है। तो ये स्मॉल स्मॉल चीज़ें, अप्रॉक्स ये बोला जा रहा है कि 1/3 ऑफ द चाइनीज इम्पोर्ट कॉन्स्टिट्यूट लो टेक गुड्स, ठीक है, विच कैन बी ईदर मेड बाय इंडियंस और स्टिल बीइंग मेड बट इन स्मॉलर क्वांटिटीज़, मतलब हम उसको बना रहे हैं पर क्वांटिटी स्मॉलर है और हम उन्हें बना सकते हैं, तो उन चीज़ों पे बैन करो, ठीक है, उनको डिस्करेज करो एंड उनको रिप्लेस करो लोकल प्रोडक्ट्स एंड ब्रांड से, ठीक है। इससे क्या होगा, स्मॉल एंड मीडियम फर्म्स को ज़्यादा उन पे जो डिमांड बढ़ेगी, जो हमारे इस टाइम पे जो मेन चीज़ क्या है, हमें डिमांड बढ़ानी है, ठीक है, अगर वहाँ से हम बैन कर देंगे तो हमारे यहाँ पे डिमांड बढ़ेगी एंड वो चीज़ें वहाँ पे बनाई जाएंगी। MSME किक ऑफ होएगा तो जो मेक इन इंडिया स्कीम है उसको भी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है, एंड इंडिया विल बिकम मोर कॉम्पिटिटिव एंड दिस विल इमर्ज एज एक्सपोर्टर्स ऑफ दीज प्रोडक्ट्स, ठीक है। सो दिस इज़ द थिंग, तो ये अब बहुत अच्छा आर्टिकल है एंड जो सोल्यूशन है वो भी बहुत अच्छा है कि भाई हमें आइटम शॉर्टलिस्ट करने पड़ेंगे जिनको बैन करके हम पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा और हम उनको यहाँ पे भी लोकली उनको बना सकते हैं। देन इज़ अबाउट RIC क्या है, रशिया इंडिया चाइना ग्रुपिंग, ठीक है, तो अभी इंडिया तो वैसे इंगेज करना नहीं चाहता चाइना के साथ रिसेंटली ड्यू टू द गलवान वैली फेस ऑफ, बट स्टिल ये चीज़ें हो रही हैं, तो वो ग्रुपिंग है जो रशिया इंडिया चाइना है उनकी एक वर्चुअल मीटिंग होगी 23 को, तो देखो उसके बाद क्या अफेक्ट होता है, रशिया थोड़ा बोलेगा चाइना को कि भाई तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, सो लेट्स सी अबाउट दैट। एंड Indian decisions to go ahead with ministerial level exchange has created open for de-escalation of tensions along the LAC, ठीक है, LAC मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, जो जैसे हमारा पाकिस्तान के साथ LOC है वैसे ही चाइना के साथ LAC है, ठीक है, जो जम्मू कश्मीर रीजन में यहाँ पे LOC हो गया वहाँ पे उनका LAC हो गया, ठीक है। एंड व्हाट इज़ RIC, तो RIC रशिया इंडिया चाइना ग्रुपिंग है, ठीक है, तो 1998 में उस टाइम पे रशियन के फॉरेन मिनिस्टर येवेनकेव प्रिमाकोव ने ये आइडिया कंसीव किया था, उनके आइडिया से ये बना था, ठीक है, एंड बेसिकली US को काउंटर एक्ट करने के लिए था एंड रिन्यूइंग ओल्ड टाइज विद इंडिया एंड न्यूली डिस्कवर्ड फ्रेंडशिप हुई थी चाइना के साथ, उसको भी एक बढ़ावा देने के लिए। सिग्निफिकेंस एंड पोटेंशियल क्या है इस ग्रुपिंग का, टुगेदर दे ऑक्यूपाई, क्योंकि इसमें ग्लोबल लैंडमास बहुत ज़्यादा है, ऑलमोस्ट पूरा जो यूरेशियन पार्ट है, ठीक है, या फिर रशिया और प्लस एशिया का पार्ट है, काफ़ी बड़ा पार्ट हो जाता है, तो 19% ऑफ ग्लोबल लैंडमास एंड ओवर 33% ऑफ ग्लोबल GDP को ये कॉन्स्टिट्यूट करता है, ठीक है। ऑल 3 न्यूक्लियर पावर्स एंड 2 रशिया एंड चाइना आर परमानेंट मेंबर्स ऑफ UN सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है, तो चाइना प्लस रशिया दोनों ही UN सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स है, जबकि इंडिया को अभी अभी नॉन परमानेंट का स्टेटस मिला है, तो इंडिया जो एस्पायर करता है परमानेंट मेंबरशिप वो हो सकता है कि अगर इंडिया इनके साथ अच्छे टाइज बनाए तो वो इसके लिए एडवोकेट करे एंड दे कैन बी, हर जगह जो भी ग्रुपिंग होती है ना, तो देखो बेसिक उसका मतलब यही होता है कि दे विल बी क्रिएटिंग अ न्यू इकोनॉमिक स्ट्रक्चर एंड वो डिजास्टर रिलीफ और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस में मदद करेंगे, जैसे किसी तरीके का हमारे यहाँ बाढ़ आ जाए, रशिया अपनी कुछ मतलब फोर्सेस भेजे या फिर कुछ मदद करे, तो ऐसा डिजास्टर रिलीफ में ये मदद कर सकते हैं, ठीक है, कि पड़ोसी के काम नहीं आएगा तो कब आएगा। सो इंपॉर्टेंस क्या है, दे फॉर्म अ कोर ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO, ठीक है, तो SCO के बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे क्या है SCO, ठीक है, हमारे यहाँ इंडिया एंड पाकिस्तान दोनों ही मेंबर है SCO के, ठीक है, तो ये थोड़े इंपॉर्टेंट ग्रुपिंग हो जाती है। एंड इंडिया इज इन जियो स्ट्रेटेजिक स्वीट स्पॉट टुडे, ठीक है, तो इंडिया को प्लीज़ करना ज़्यादा ज़रूरी है एंड बिकॉज वी आर द मतलब मार्केट, हमारे यहाँ पे ह्यूज मार्केट है चीज़ों के लिए एंड वी आर ना जियो स्ट्रेटेजिक स्वीट स्पॉट टुडे एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर चाइना एज एन एस्पायरिंग पावर टू बी एबल टू थ्वॉट चाइनाज एस्पिरेशंस ऑफ बीइंग अ हेजेमन, ठीक है, तो इंडिया का देखना पड़ेगा कि भाई चाइना अपनी हेजेमनी या मोनोपोली जिसे कहते हैं दादागिरी नहीं जमाए अपने उस एरिया में, एंड रशिया याद दिला दे कि भाई अभी आपका बाप यहीं बैठा है, तो दिस इज़ द थिंग। देन इज अबाउट US उइगुर राइट्स बिल, ठीक है, तो US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने साइन कर दिया है कि भाई जो भी चाइनीज़ में एग्जैक्टली क्या उइगुर्स मुस्लिम रहते हैं, दे आर अ माइनॉरिटी ओवर देयर एंड US प्रेसिडेंट ने बोला अगर कोई भी इनके साथ एट्रॉसिटीज़ करेगा तो उस पर US द्वारा सैंक्शंस लगा दिए जाएंगे, ठीक है।
sanctions against those who are responsible for repression of Uyghurs and other Muslim groups in the Chinese Xinjiang province. मैं दिखा देती हूँ आपको Xinjiang की लोकेशन. दिस इज़ द Xinjiang province एंड यहाँ देखो ये हमारा प्यारा भारत इधर, ठीक है. तो दिस इज़ होल Xinjiang, ठीक है. तो ये इधर पाकिस्तान से भी मिला हुआ है, तजाकिस्तान से भी, किर्गिस्तान से भी, ऊपर रशिया से भी, यहाँ मंगोलिया से भी और यहाँ चाइना से भी. तो ये यहाँ पे एक एथनिक माइनॉरिटी है, ठीक है, जिसे उइगर मुस्लिम्स कहते हैं. एंड उनको चाइनीज़ ने बहुत एट्रोसिटीज़, हम देखेंगे आगे आगे किस वजह से एट्रोसिटीज़ फेस करी जा रही हैं उनके द्वारा. एंड इट सिंगल साउथ रीजन कम्युनिस्ट पार्टी सेक्रेटरी एज रिस्पॉन्सिबल, जो वहाँ की जो जिनजियांग के एक कम्युनिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी हैं चेन कुआंगो, वो बोला जा रहा है कि भाई इनकी वजह से ज़्यादा ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहे हैं. ये डायरेक्ट करते हैं लोगों को कि उनके खिलाफ एट्रोसिटीज़ करो, ठीक है. एंड ये बोला जा रहा है कि यूएस फर्म्स जो भी ऑपरेट कर रही है जिनजियांग रीजन्स में, वो इंश्योर करे कि फोर्स लेबर का हेल्प ना लेनी पड़े उनको, जो भी वो चीज़ें प्रोडक्ट्स बना रहे हैं उस चीज़ में. यूनाइटेड नेशन एस्टिमेट दैट मोर देन मिलियन मुस्लिम्स हैव बीन रिटेन्ड इन द कैंप्स इन द जिनजियांग रीजन्स, ठीक है. तो ये यूनाइटेड नेशंस का एस्टिमेट है कि भाई ऐसे वहाँ पे उनको कैंप्स में रखा जा रहा है एंड वहाँ पे उनको टॉर्चर, एब्यूज़ एंड बेसिकली इरेज देयर कल्चर, जो कल्चरल वाइप आउट है, जो हॉलोकॉस्ट हुआ था, सेम थिंग वहाँ पे करी जा रही है. तो हु आर उइगुर्स? उइगुर्स आर मुस्लिम माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ जो जिनजियांग प्रोविंस के नॉर्थ वेस्ट पार्ट में है, ठीक है. तो ये नॉर्थ यहाँ पे इधर वाले पार्ट में, आप इधर लगा लो, यहाँ पे हैं नॉर्थ वेस्ट पार्ट में. दे केम क्लोजर टाई टू टर्की एंड अदर एशियन कंट्रीज दैन टू चाइना, ऑब्वियसली बिकॉज मुस्लिम्स हैं वो, तो वहाँ पे चाइनीज़ तो डिफरेंट रीजन हो जाता है ना, तो वो अपनी एलिजेंस तो साबित करेंगे ही टर्की या दूसरे एशियन कंट्रीज से, बिकॉज दे आर बॉर्डरिंग विद किर्गिस्तान, तजाकिस्तान एज वेल, जहाँ पे मुस्लिम्स की पॉपुलेशन सिग्निफिकेंटली ज़्यादा है, तो उनकी टाइज वो वहाँ से ज़्यादा मानते हैं. So why is China targeting Uyghurs? So Xinjiang is technically an autonomous region within China, ठीक है. तो autonomous region है, वहाँ पे large region है क्योंकि वहाँ पे basically वो rich in minerals है and वो share border कर रहा है with 8 countries, India, Pakistan, Russia, Afghanistan and other Tajikistan, Kyrgyzstan, Mongolia as well. तो इसीलिए वो रीजन रिच है इन चीज़ों में. तो चाइना चाह रहा है अपनी मोनोपोली एस्टैब्लिश करना एंड वहाँ से वो उन लोगों को रिप्लेस कर रहा है. ओवर द पास्ट फ्यू डेकेड्स इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी आई जिनजियांग में, ठीक है, मतलब क्योंकि वहाँ पे कोल वगैरह के हमने पढ़ा ज़्यादा डिपॉजिट्स है नेचुरल मिनरल्स के, तो क्या हुआ, हान चाइनीज़ जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है वो वहाँ पे माइग्रेट करने लगी, ठीक है. एंड इससे क्या हुआ, उन्होंने जो भी बेटर जॉब्स वगैरह थी उसको अपने ऑक्यूपाई कर लिया एंड उइगुर्स वहाँ पे साइडलाइन एंड मार्जिनलाइज होके रह गए, जिसकी वजह से 2009 में एथनिक क्लैशेस हुए, ठीक है, विच लीड टू अ रॉयल राइट दैट किल 200 पीपल, मोस्टली हान चाइनीज़. उसके बाद तो बस बहुत ज़्यादा वायलेंट इंसिडेंट्स होते ही रहे. बीजिंग ने ऑल्सो सेड दैट उइगर ग्रुप्स वांट टू एस्टैब्लिश इंडिपेंडेंट स्टेट. अब ये तक बोल दिया बीजिंग ने कि भाई हम जिनजियांग में रहेंगे क्योंकि ये इंडिपेंडेंट स्टेट एस्टैब्लिश करना चाहते हैं एंड अपने कल्चरल टाइज जो दूसरे देश हैं उनकी मदद से ये करना चाहते हैं. एंड तो ये सेपरेटिस्ट मूवमेंट है बेसिकली जो जिनजियांग में चल रहा है, उसको ये सप्रेस करना चाहते हैं. देयरफॉर चाइनीज़ पॉलिसी, अब क्या पॉलिसी है इनकी कि वो जो एंटायर कम्युनिटी है उसको एज ए सस्पेक्ट ट्रीट करते हैं एंड उनसे डिस्टेंस बना के रखते हैं एंड उनको डिटेंशन कैंप्स में फ़िलहाल रखा गया है. तो दिस इज़ द थिंग अबाउट उइगर मुस्लिम्स. देन इज़ अबाउट वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम. इसके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं, दोबारा से देख लेते हैं. इससे क्या होगा, जैसे अभी माइग्रेंट वर्कर्स की दिक्कत आ रही है, वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट माइग्रेट हो रहे हैं पर उनको ढंग से राशन कहीं भी अवेलेबल नहीं हो पा रहा. दूसरी स्टेट बोलती है ये तो तुम्हारा दूसरी जगह का राशन कार्ड है. तो इसीलिए बोला गया है कि वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम लेकर आओ, जिसमें आपके पास एक ही राशन कार्ड होगा एंड वो हर स्टेट पे चल जाएगा, आप कहीं पे भी जाके वो राशन ले सकते हैं, ठीक है. इससे क्या होगा, स्पेशली जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनको ज़्यादा बेनिफिट होगा क्योंकि वो जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन शॉप्स हैं जो सरकार द्वारा जहाँ पे सस्ता राशन मिलता है, वो वहाँ पे अपनी चॉइस से एंड किसी भी पीडीएस शॉप से वहाँ राशन ले सकते हैं. बेनिफिट्स क्या होगा, कोई भी इंसान भूखा नहीं सोएगा, फूड सिक्योरिटी इंश्योर होगी जब वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे शिफ्ट करेंगे एंड देयरफॉर इट विल रिमूव चांस ऑफ होल्डिंग. जो होता है ना, दो स्टेट्स के राशन कार्ड होल्ड करके बैठ जाते हैं, तो उनसे भी जैसे डोमिसाइल भी कई लोग बनवा लेते हैं दो स्टेट्स की, तो इससे क्या होगा कि जो डुप्लीकेशन के चांसेस है वो कम होंगे, ठीक है. फ्रीडम होगी बेनिफिशियरीज को कि भाई वो टाइड नहीं रहेंगे एक पीडीएस शॉप पे. मान लो कोई उधारी चल रही है, वो बार बार नहीं जाना चाहते वहाँ पे, या फिर दुकानदार कभी कभी बैर बांध लेते, तो वो वाली चीज़ें भी रिड्यूस होंगी एंड वो टाइड नहीं होंगी किसी भी पीडीएस शॉप से, वो कहीं पे भी जाके राशन खरीद सकते हैं. हाईलाइट्स क्या होगी, पुअर माइग्रेंट्स विल बी एबल टू बाय सब्सिडाइज राइस एंड वीट फ्रॉम एनी राशन कार्ड शॉप राशन शॉप इन द कंट्री, जो उनके आधार से लिंक्ड होगी. माइग्रेंट्स वुड बी एलिजिबल फॉर द सब्सिडीज जो सेंटर देती है, जो राइस 3 रुपये में पर केजी राइस मिलता है एंड वीट एट 2 रुपीज़ पर केजी.
एंड इट विल नॉट इंक्लूड सब्सिडीज गिवन बाय रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स। तो स्टेट गवर्नमेंट्स जो देंगे, क्योंकि वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम है ना, तो इससे क्या होगा कि जो सेंटर की ही स्कीम्स हैं वो जो सब्सिडीज़ हैं वही लागू होंगी, ये नहीं कि स्टेट्स की लागू होंगी, वरना तो फिर ये 3 रुपये भी नहीं मिलेंगे सरकार को। तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम क्या होगा? नेशनल पोर्टेबिलिटी के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने बोला है कि भाई बाइलिंगुअल फॉर्मेट में करो। एक तो वो जहाँ पे रह रहे हैं वो लोकल लैंग्वेज में, मतलब दोनों ही लैंग्वेज में, कि उनको समझने में दिक्कत ना हो। कई लोग जो राशन शॉप ओनर्स है वो पढ़े लिखे नहीं होते। बाइलिंगुअल फॉर्मेट में जारी करो राशन कार्ड, ठीक है, हिंदी एंड इंग्लिश में या फिर कोई भी अदर लोकल लैंग्वेज में। 10 डिजिट स्टैंडर्ड राशन कार्ड नंबर होना चाहिए, जिसमें फर्स्ट 2 डिजिट स्टेट का कोड होगा एंड नेक्स्ट विल बी रनिंग राशन कार्ड नंबर, जो प्रेजेंट उनका राशन कार्ड नंबर है, प्लस उसके आगे 2 मतलब नंबर स्टेट को दिए जाएंगे। 29 स्टेट्स है ना टोटल, नंबरिंग कर दी जाएगी एंड फिर वो नंबर डिस्प्ले होगा। Beside that, a set of another 2 digit will be appended with ration card number to create unique ID, ठीक है, for each member, कि भाई पता तो चले कि कितने members हैं एंड वो ऑथेंटिकेशन हो सके डिजिटली, उसके लिए भी 2 एडिशनल नंबर करे जाएंगे। चैलेंजेस क्या होंगे? प्रोन टू करप्शन, ठीक है, इससे क्या होगा, जो फॉर द प्रेजेंटली पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है स्टेट का, वहाँ पे ज़्यादा दिक्कत आएगी एंड करप्शन होगा स्टेट में। इट विल इंक्रीज यूज ऑफ द कॉमन मैन एंड मिडल मैन एंड द करप्ट पीडीएस शॉप ऑनर एंड विल एक्सप्लॉयट द पीपल एंड में मोर ओवर स्टेट सपोज करेगी भाई दिस इज़ अगेंस्ट फेडरलिज्म। आप तो यहाँ पे हमें तो फिर जब हम ही जो गरीब लोग हैं उनको राशन पानी नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे, क्योंकि इससे तो सेंटर की सब्सिडी जाएगी, स्टेट वाले बोल रहे हैं हम ही नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे तो वो हमें वोट क्यों देंगे? सो दिस इज़ द थिंग। तो ये स्टेट्स कह रहे हैं आप अपनी मोनोपली दिखा रहे हैं यहाँ पे एंड दिस इज़ अगेंस्ट फेडरलिज्म। वे फॉरवर्ड क्या होगा? करंट माइग्रेंट क्राइसिस शुड बी सीन एज अपॉर्चुनिटी टू डेवलप नेशनल माइग्रेशन पॉलिसी, कि भाई जो नॉर्मली भी लोग माइग्रेट करते हैं उनकी कैसे हम सोशल सिक्योरिटी एंड प्रोडक्टिविटी को इंश्योर कर पाएँ एंड उनकी लिविंग कंडीशंस थोड़ी टॉलरेबल हों। While this must be done, the government must set fast track the ONO, जो वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम है, फास्ट ट्रैक करना चाहिए इस चीज़ को एंड जो स्टेट्स हैं उनको भी कन्विंस करना चाहिए एंड शुड इंक्लूड एक्सेस टू हेल्थ एंड अदर थिंग्स। तो जो ये राशन कार्ड वाला चीज़ है ना, इसमें मतलब हेल्थ का भी एक एजेंडा होना चाहिए कि भाई आप इसको लेके किसी भी हॉस्पिटल में जाओ, वहाँ पे आपकी फ्री ट्रीटमेंट हो सके सरकारी हॉस्पिटल में, ठीक है। आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू एंड अभी देख लो अप्रॉक्स ये वाली स्टेट्स हैं जिन्होंने पीडीएस एंटाइटलमेंट्स प्रोवाइड करी हैं, ठीक है, कि आप पोर्टेबिलिटी, मतलब इन्होंने बेसिकली वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम को ज्वाइन करा हुआ है, ठीक है। देन इट इज़ अबाउट डेक्सामेथाजोन, फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स। डेक्सामेथाजोन क्या है? एक ड्रग है, ठीक है, जिसे डेक्सा भी बोला जाता है। ये एक एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है, ठीक है। इससे क्या होता है, सूजन कहीं भी शरीर में होना वो कम हो जाती है। एंटी इन्फ्लेमेटरी का बेसिक मतलब यही है। ट्रीट कंडीशन जहाँ पे बॉडी इम्यून सिस्टम डजंट फंक्शन प्रॉपरली एंड कॉजेज इन्फ्लेमेशन। मान लो आपकी किडनी में इन्फेक्शन हो गया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ठीक है, एंड वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाएगा तो क्या होता है टेंडेंसी, जब कभी आपको चींटी काट जाती है तो उससे इन्फ्लेमेशन होता है, सूजन होती है, तो यही होता है हमारे शरीर के अंदर भी। तो वो इन्फ्लेमेशन, अब अगर ऊपर चींटी काट जाती है तो हम बर्फ़ लगा लेते हैं, अगर बॉडी के अंदर सूजन है तो क्या करोगे? तो ये हमें एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स लेनी पड़ती है, जस्ट लाइक डेक्सामेथाजोन, ठीक है। इससे क्या होगा, वो जो केमिकल्स हैं जो इन्फ्लेमेशन सूजन कॉज कर रहे हैं उनको कम करेगा एंड जो बेसिकली इम्यून सिस्टम ओवर एक्टिव हो जाता है उसको स्टॉप करेगा, ठीक है, उसको थोड़ा कंट्रोल करेगा। इट फॉल विद इन द कैटेगरी ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ठीक है। तो कॉर्टिसोल को मिमिक करता है। कॉर्टिसोल इज सम हार्मोन जो एड्रीनल ग्लैंड रिलीज करता है, दिस इज एंडोक्राइन ग्लैंड है बेसिकली, एड्रीनल ग्लैंड वो रिलीज करता है। तो ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है, जैसे स्टेरॉइड्स ये मसल जो बिल्डअप करते हैं वो लेते हैं ना स्टेरॉइड्स, उसी तरीके का है, जो मतलब नेचुरली अवेलेबल नहीं है। स्टेरॉइड्स क्या होते हैं, छोटे पैक में बड़े ज़्यादा हार्मोन्स अवेलेबल हों, तो ये इट्स अ सॉर्ट ऑफ स्टेरॉइड। तो डेक्सामेथाजोन ऐसे नहीं कि मुट्ठी भर के ले लिया, तो दिस इज़ अ सॉर्ट ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। हाँ, तो कंटेक्स्ट ये है कि ये मदद कर रहा है इन रिड्यूसिंग डेथ रेट्स ड्यू टू कोविड-19 पेशेंट्स। देन इज़ अबाउट जगन्नाथ यात्रा, ठीक है। जगन्नाथ यात्रा पता होगा आपको कि भाई लॉर्ड जगन्नाथ जो पुरी में है इनका, ठीक है, मंदिर है, वहाँ पे जगन्नाथ यात्रा निकाली जाती है। इट इज़ नोन एज फेस्टिवल ऑफ चैरियट्स, ठीक है, तो रथ यात्रा जिसे कहते हैं। फेस्टिवल इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड जगन्नाथ और उनकी बहन सुभद्रा एंड एल्डर ब्रदर बालाभद्रा, ठीक है। ऑल 3 डीटीज ऑफ द टेम्पल जगन्नाथ, सुभद्रा एंड बालाभद्र ट्रेवल इन 3 डिफरेंट चैरियट्स, मतलब जैसे रथ कह देते हैं उस पर। एंड इन चैरियट्स का नाम भी है नंदी घोषा, ठीक है, तलाध्वजा एंड देवा दलाना, ठीक है। इनके तीनों के नाम है अपने अपने चैरियट्स के, तो पूरे स्वैग से जाते हैं ये तीनों चैरियट्स, आप देख सकते हैं।
न्यू चैरियट्स फॉर द 3 deities आर कंस्ट्रक्टेड एवरी ईयर, हर साल बनाया जाता है, एंड 4 वुडन हॉर्सेज आर अटैच टू ईच एंड एवरी चैरियट। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि भाई ये 23 जून को होना चाहिए था, पर उन्होंने कहा अगर लॉर्ड जगन्नाथ वोंट फॉरगिव, अगर हम इस साल अलाउ कर देंगे, क्योंकि बहुत भीड़ इकट्ठी हो जाती है, यू कैन सी द मैसिव क्राउड, सो ड्यू टू कोविड-19 इट शुडंट बी हेल्ड दिस टाइम, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है। देन इज अबाउट कोड्डूमनल। कोड्डूमनल क्या है? इट इज़ अ विलेज जो इरोड डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु में है। देखो थोड़े थोड़े ना डिस्ट्रिक्ट्स याद करते रहो टाइम से ना, दिमाग में रहेंगे। ठीक है, जैसे काकीनाडा है, हमने कुछ दिनों पहले करा था, काकीनाडा कहाँ है? आंध्रा में है। ठीक है, ऐसे लोकेशन याद रखो, इंपॉर्टेंट है, एक तरीके का पोर्ट है ये काकीनाडा। एंड जैसे इरोड डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु में, कुछ डिस्ट्रिक्ट इंपॉर्टेंट है, कासारागोड है केरला में है, तो ऐसे थोड़ा याद रखो डिस्ट्रिक्ट्स। तो डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में है। नॉर्दर्न बैंक ऑफ नयल रिवर और ट्रिब्यूटरी ऑफ कावेरी, कावेरी रिवर की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, नयल रिवर उस पर लोकेटेड है। तो वंस फ्लोरिशिंग एंशियंट सिटी नोन एज कोड्डूमनन। ठीक है, जो हमारी जो पथरी पत्तू है, हमने संगम लिटरेचर आपने पढ़ा होगा एंशियंट हिस्ट्री में। ठीक है, 3 BC से वो 3 AD में जो एरा है उसको संगम एज कहते हैं। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लिटरेचर का मतलब बढ़ चढ़ के लिटरेचर लिखी गई थी। उसमें जो पथरी पत्तू था उसमें ये कोड्डूमनन का उल्लेख किया हुआ है। इट सर्व एज अ ट्रेड कम इंडस्ट्रियल सेंटर फ्रॉम 5 सेंचुरी BC टू 1 सेंचुरी BCE। ठीक है, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेस ऑफ आर्कियोलॉजिकल साइट अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ तमिलनाडु। ठीक है, वहाँ पे क्या मिला? 10 पॉट्स मिले, बाउल्स मिले, कटोरियाँ मिली, बरियल सिस्ट मिले, एंड वहाँ पे मेगालिथिक कल्चर की कॉन्सेप्ट भी मिला, कॉन्सेप्ट ऑफ आफ्टर, जो जिस तरीके से वहाँ पे बरियल के रिचुअल्स होते थे वो देखा गया कि भाई एक आफ्टर लाइफ भी एग्जिस्ट करते, जिसमें वो मतलब उसके टूल्स के साथ उसको दफना देते थे, एनिमल के साथ दफना देते थे जो उसके साथ रहता था, कि भाई जो आफ्टर लाइफ है उसमें ये चीज़ उसके काम आएगी। ठीक है, अनदर फाइंडिंग्स क्या? एनिमल स्कल पॉसिबली ऑफ अ वुल्फ एंड डॉग एंड पॉटरीज वगैरह मिली हैं। तो कोडुमनल के बारे में ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट है एंड आ सकता है आपके एग्जाम में, तमिलनाडु के इरोड डिस्ट्रिक्ट में है। सो आई होप आपको डिस्कशन अच्छा लगा होगा। SEO के बारे में मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।